हेलो, मैं हूं महेश कोयरी। थिंकसर क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मध्यकालीन भारत का हम लोग दूसरा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण। ठीक है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो कहा जाता है मोहम्मद बिन कासिम था। एक्चुअली में मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी नहीं था, उससे पहले भी 14 बार आक्रमण हो चुका था और वो 15वां आक्रमणकारी था, लेकिन वो एक सफल आक्रमणकारी था। इससे पहले 14 बार जब आक्रमण हुआ था तो वो सब असफल थे। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अरबों को भारत पर आक्रमण करना पड़ा? क्योंकि इससे पहले हम लोग जानते हैं कि नहीं भी जानते हैं तो हम लोग आज जान जाएंगे कि भारत के साथ अरब का संबंध तो अच्छा ही था, क्योंकि भारत के साथ हजारों वर्ष पहले से भी क्या होता था, व्यापार चलता था अरब देशवासियों के साथ। ठीक है, लेकिन फिर भी आक्रमण का क्या कारण था? तो हम लोग आज पूरी पृष्ठभूमि को हम लोग देखते हुए जाएंगे, पूरा चीज़ को डिटेल्स में समझेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अरब के मुसलमान भारत में सबसे पहले आने वाले मुसलमान थे। अरब के जो मुसलमान थे वो भारत में सबसे पहले आने वाले मुसलमान थे। अरब जो शब्द, इसका मतलब क्या होता है? तो ललित कथन होता है। और इस ललित कथन का मतलब क्या हो गया कि अरब निवासियों की भाषा कैसी है? तो प्रसाद गुण युक्त है। ठीक है, तो अरब का मतलब यही हो गया। और यहाँ के जो ये निवासी थे वो क्या काम करते थे? तो ये व्यापार और पशुपालन का कार्य क्या करते थे? ठीक है, और क्यों करते थे व्यापार और पशुपालन का कार्य? क्योंकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम वर्षा के कारण कम थी। मतलब जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति थी क्या थी? वर्षा कम होता था अरब में, तो इसी कारण से वहाँ पर उर्वरा शक्ति मिट्टी की कम होती थी। और मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होगी तो क्या होगा? वहाँ पर खेती तो हो नहीं सकता है। लेकिन कम वर्षा होने से भी घास के मैदान पाए जाते हैं, तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास के मैदान पाए जाते हैं, इसीलिए वहाँ पर पशुपालन हो पाता है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ उनके लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो व्यापार और पशुपालन था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अरब का भारत के साथ प्राचीन व्यापारिक संबंध रहा है। इस्लाम धर्म के उदय से पहले अरब के लोग व्यापार के लिए भारत में आते जाते थे और यहाँ की उपज और व्यापारिक पदार्थों को अपने साथ ले जाते थे। ठीक है, पर हम लोग पहले ही बात कर चुके कि अरब का भारत के साथ व्यापारिक संबंध हजारों वर्ष पहले से रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि ये जो संबंध रहा है हजारों वर्ष पहले से था। और इस्लाम धर्म का उदय से पहले अरब के लोग व्यापार के लिए भारत में आते थे। ठीक है, तो इस्लाम धर्म का उदय कब होता है? जब हजरत मोहम्मद क्या करते हैं, उनको हीरा पहाड़ी पर ज्ञान मिलता है, तब इस्लाम धर्म का उदय होता है। ठीक है, तो ये अगर आप इस्लाम धर्म से संबंधित वीडियो को चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, उसमें मध्यकालीन भारत का जो सीरीज है वहाँ पर देखिए, पहला है वीडियो इस्लाम धर्म और खलीफा से संबंधित है, खलीफा का इतिहास है। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसके बाद भी जितने भी वीडियो होंगे जहाँ जहाँ खलीफा का नाम आएगा वहाँ आपको उस वीडियो का ज़रूरत पड़ेगा। तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप एक बार वो वीडियो को पहले देख लें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसे ले जाकर मिस्र, यूरोप और श्याम देशों में बेच दिया करते थे। ठीक है, मतलब क्या करते थे, वो आते थे, माल ले जाकर फिर मिस्र, यूरोप और श्याम देशों में बेच दिया करते थे। श्याम देश का मतलब अफ्रीका को श्याम देश कहा जाता है। ठीक है, इतना ही नहीं, वो अरब के पदार्थों को भारत और उसके आसपास के टापू और चीन, जापान तक ले जाकर बेच दिया करते थे। और क्या करते थे कि वो उधर से भी सामान लेके आते थे और भारत में बेच दिया करते थे, और आसपास के टापू, चीन और जापान तक बेच दिया करते थे। ठीक है, मतलब देख सकते हैं कि हम लोग व्यापारिक संबंध कितना अच्छा था। ठीक है, और फिर जो ये व्यापार कैसे होता था? तो कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और मालाबार तट से व्यापारिक लेन देन होते थे। ठीक है, अभी कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, देखो गुजरात जो है ना, गुजरात की जगह में कच्छ की खाड़ी या खंबात की खाड़ी पड़ता है। ठीक है, और इस जगह में क्या पड़ता है? तो मालाबार का तट पड़ता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं, देखो अरब द्वारा भारत से ले जाने वाली वस्तुएं कौन कौन थी? तो चंदन, लौंग, कपूर, काली मिर्च और कपड़े। देखिए तीनों क से है, तो इसे
याद करने में आसानी होगा, इसलिए ऐसे मिला मिलाकर लिखा गया है। ठीक है। और शीशा और सुगंधित लकड़ी, ये भी स से है। ठीक है, शीशा और सुगंधित लकड़ियाँ। और हीरा और हाथी दांत, ये दोनों ह से है। ठीक है। तो अरब द्वारा भारत को ले जाने वाली वस्तुएं, भारत से ले जाने वाली वस्तुएं यही सब थी। ठीक है। अब भारत को ले जाने वाली वस्तुएं कौन कौन थी, मतलब जो भारत को में लेके आते थे वो तो शराब लेकर आते थे भारत में, तलवार लेकर आते थे, खजूर, घोड़े, रेशमी कपड़े लेकर आते थे। ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या करते थे, तो भारत पर लेकर आते थे, शराब, तलवार, खजूर, घोड़े, रेशमी कपड़े। इस प्रकार भारत और अरब के बीच मैत्री संबंध बहुत अच्छा था और पुराना था। ठीक है। अरब की विजय का क्षेत्र कौन सा था, सिंध और मुल्तान था। भारत में वो केवल 2 ही क्षेत्र पाए थे, सिंध और मुल्तान को। सिंध का राजा कौन था, तो दाहिर था। ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आक्रमण 600 या 36 होगा, 636 से 711 ईस्वी तक। ठीक है, यहाँ 636 है। ठीक है, 636 से 711 ईस्वी तक क्या होगा कि 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया है। 636 से 711 तक 9 खलीफाओं ने कितनी बार, 15 बार आक्रमण किया है। और जो 15वां आक्रमण था वो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण था। ठीक है। 638 ईस्वी में हजरत उमर की खिलाफत के समय में, ठीक है, देखिए यहाँ पर भी खलीफा का नाम आ गया। तो हजरत उमर की खिलाफत के समय में बम्बई के थाने पर आक्रमण हुआ था। फिर 662 में अल हेरिस ने आक्रमण किया था, उसमें भी हजरत उमर था। और 664 में भी हजरत उमर था। अल मुहल्लो सेनापति था, उसके नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 711 में मोहम्मद बिन कासिम के अभियान से भी पहले उबैदुल्लाह और बरदुल के नेतृत्व में सैनिक अभियान हुए थे। 711 में किसके नेतृत्व में हुआ था, तो उबैदुल्लाह और बरदुल के नेतृत्व में सैनिक अभियान हुए थे। ठीक है। अब देखिए भारत में अरबों के आक्रमण के कारण। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी शॉर्ट में भी पूछ देता है कि आक्रमण क्या, जब अरबों का आक्रमण का क्या कारण था भारत में। तो बस ये मेन 2 कारण यही याद रखना है हम लोग को, लूटपाट करना और इस्लाम धर्म का प्रसार करना। ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख दिए हैं तो ये गलत है। ठीक है, ये नहीं होगा। लूटपाट करना और इस्लाम धर्म का प्रसार करना वो मेन कारण था। तो गौण कारण मान सकते हैं, लेकिन मेन यही दोनों रीजन था। ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरा रीजन कौन सा है, तो तत्कालिक कारण है। ठीक है। अब तत्कालीन कारण क्या है उस चीज़ को देखते हैं। बहुमूल्य उपहारों से भरे हुए 8 जहाज को लंका के राजा द्वारा उपहार स्वरूप खलीफा और हज्जाज को भेंट किया गया। ठीक है, यह भेजा गया। तो 8 जहाज, ठीक है, कौन भेजा, तो लंका का राजा भेजा है। ठीक है, किसको भेजा है, तो प्रांतपति, इराक का प्रांतपति उस वक्त कौन था, तो अल हज्जाज था, उसको भेजा है। और खलीफा को भेजा है। ठीक है, वहाँ उस समय खलीफा कौन था, तो अल वलीद खलीफा था। ठीक है। पर वह जहाज सिंध के राजा दाहिर के राज्य में समुद्री लुटेरों के द्वारा लूट लिया गया। अब देखिए सिंध के राजा दाहिर के राज्य में क्या होता है कि वो समुद्री लुटेरों के द्वारा जहाज को लूट लिया जाता है। अब होता क्या है, लेकिन दाहिर ने इस लूट से साफ इनकार कर दिया। दाहिर क्या किया कि इस लूट से साफ इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर अल हज्जाज ने दाहिर पर 2 बार आक्रमण किया। तो दाहिर ने इससे नाराज होकर क्या किया, 2 बार आक्रमण किया। तो 711 ईस्वी में अभी हम लोग पढ़े ना ऊपर में यहाँ पर कि 711 मोहम्मद बिन कासिम के अभियान से पहले 2 बार आक्रमण हुआ है। तो कौन कौन गया है, तो ये उबैदुल्लाह और बरदुल। ठीक है, उबैदुल्लाह और बरदुल क्या है। ठीक है। उसके बाद हम लोग और देखते हैं, किंतु दोनों बार अरब सेनापतियों की पराजय हो गई। इस बार उसने पूर्ण व्यवस्थित तरीके से आक्रमण किया की तैयारी कर इलाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम की विशाल सेना के साथ 712 ईस्वी पर सिंध पर आक्रमण किया। ठीक है, इस तरह से उसने सिंध पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम का पूरा नाम क्या है, तो इलाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम, इलाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम। अब हम लोग देखते हैं अल हज्जाज। अल हज्जाज कौन था, तो इराक का प्रांतपति है। कासिम का चाचा और ससुर भी था।
ठीक है। और अल हज्जाज को खलीफा का समर्थन प्राप्त था। खलीफा कौन था? तो अल वलीद उस वक्त का खलीफा था। खलीफा कौन था? तो अल वलीद उस वक्त का खलीफा था। अब हम लोग थोड़ा मैप देख लेते हैं। देखिए ये जो सेक्टर है ये कहाँ पड़ता है? ये सिंध है, ठीक है। तो यहीं पर अधिकार हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें भी दिखाया हुआ है सिंध को। ये वाला एरिया सिंध है। और देवल कहाँ पड़ता है? तो देवल भी यहाँ पड़ता है, यही जगह पर देवल पड़ता है, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम ने कितने साल की उम्र पर सिंध पर आक्रमण किया था? तो 17 साल की उम्र पर। कासिम ने 15,000 सेना के साथ आया था और उसने जल और थल दोनों मार्गों से आक्रमण किया था। कासिम कितने हजार सेना के साथ आया था? तो 15,000 सेना के साथ आया था और जल और थल दोनों मार्गों से उसने आक्रमण किया था, ठीक है। आगे देखते हैं कासिम के बारे में थोड़ा और। कासिम का जन्म सऊदी अरब में स्थित ताइफ शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ताइफ शहर में हुआ था। उसने हज्जाज की बेटी जुबैदा के साथ शादी कर ली थी और फिर उसे सिंध पर मकरान तट के रास्ते से आक्रमण करने के लिए रवाना किया गया। कौन से तट के रास्ते से? मकरान तट के रास्ते से सिंध पर आक्रमण करने के लिए रवाना किया गया। देवल एक प्राचीन भारतीय बंदरगाह था जो आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी कराची के पास स्थित है, ठीक है। ये कहाँ है देवल? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी कराची के पास स्थित है। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहला आक्रमण देवल पर किया था। राजा दाहिर ने अपनी अदूरदर्शिता का परिचय देते हुए क्या किया कि राजा दाहिर ने अपनी अदूरदर्शिता का परिचय देते हुए देवल के दुर्ग की रक्षा नहीं की और पश्चिमी किनारों को छोड़कर पूर्वी किनारों से बचाव की लड़ाई आरंभ की। हालांकि दाहिर के भतीजे ने राजपूतों के साथ मिलकर देवल की किले का रक्षा का प्रयास किया पर वह सफल नहीं हुआ, असफल होगा, ठीक है, असफल रहा। और इस तरह मोहम्मद बिन कासिम का देवल पर अधिकार हो गया। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि सबसे पहले देवल पर आता है और देवल पर आक्रमण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आता है तो उस वक्त राजा दाहिर को क्या चाहिए कि वो आक्रमण का सामना करे, लेकिन वो क्या करता है कि वो पश्चिमी किनारों को छोड़ देता है। देवल तो यहीं रहता है ना, गुजरात को पास जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है इधर रहता है देवल, ठीक है। और वो पश्चिमी किनारों को इधर छोड़ देता है और इधर पूर्वी किनारों से लड़ना शुरू करता है, ठीक है। तो इस कारण से होता क्या है कि वो हार जाता है और मतलब कि जो देवल पर किसका अधिकार हो जाता है? मीर कासिम का अधिकार हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देवल के बाद नेउन विजय होता है। अब नेउन विजय में क्या होता है कि दाहिर ने नेउन की रक्षा का दायित्व एक पुरोहित को सौंपकर अपने बेटे जय सिंह को ब्राह्मणवाद बुला लिया। अब खुद तो नहीं कर रहा है उसका सामना, अब उसका बेटा जय सिंह था जो कि नेउन पर था, वो सामना कर सकता था, लेकिन उसको भी क्या किया? ब्राह्मणवाद बुला लिया। जब नेउन पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होने वाला था तब तो उस वक्त क्या हुआ? फिर नेउन में बौद्धों की संख्या अधिक थी और वह शांतिप्रिय थे। अब नेउन में ब्राह्मण के हाथों वो अपना उसका दायित्व छोड़ दिया था, नेउन का दायित्व। अब की संख्या क्या था? नेउन में बहुत ज़्यादा था और एक पुरोहित ब्राह्मण, ठीक है। तो अब पुरोहित के हाथों छोड़ देना, पुरोहित थोड़ी ना लड़ाई लड़ सकता है, तो क्या करेगा? वो सरेंडर कर देगा। तो हुआ भी वही, वहाँ बौद्धों की संख्या अधिक थी, वो शांतिप्रिय थे और उन सब ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह से बहुत आसानी से नेउन पर भी विजय हो गया मोहम्मद बिन कासिम का। फिर आगे देखते हैं सिविस्तान विजय। कासिम ने सेहवान पर आक्रमण किया। जहाँ का शासक माजरा था वह बिना युद्ध किए ही नगर छोड़कर भाग गया, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अब उसने सेहवान पर आक्रमण किया। सेहवान और सिविस्तान एक ही जगह है, ठीक है। तो उसने आक्रमण किया। अब वहाँ का शासक कौन था? तो माजरा था। वो बिना युद्ध किए ही डरकर भाग गया। इस तरफ सीधे से आक्रमण हो गया सिविस्तान पर भी, ठीक है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ ही नहीं हुआ और
आराम से अधिकार भी हो गया। और फिर देखिए सिंध के जाटों पर भी जाए, और सिंध के जाटों पर कासिम ने जाटों पर भी हमला किया। डर के मारे जाटों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। जाटों पर हमला किया, लेकिन डर के मारे क्या हुआ कि जाटों ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। सिविस्तान का शासक माजरा भागकर यहीं आया था, उसको कासिम ने मार दिया। और फिर देखते हैं राजौर का युद्ध, यही सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है। ये युद्ध सीधे राजा दाहिर के साथ और मीर कासिम के साथ होता है। मीर कासिम ने मोहम्मद बिन कासिम के साथ होता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये वहाँ पर बहुत भयानक लड़ाई होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं। यह युद्ध राजा दाहिर और कासिम के बीच में हुआ था। इस युद्ध में राजा दाहिर मारा गया। इस युद्ध में क्या होता है, राजा दाहिर मारा जाता है और उसके बेटे जयसिंह ने राजौर का दुर्ग का दायित्व अपनी विधवा माँ को सौंपकर खुद ब्राह्मणवाद चला गया। और अपने विधवा माँ के सहारे उसके बेटे ने क्या किया कि राजौर का दायित्व छोड़कर खुद ब्राह्मणवाद चला गया। और उसकी विधवा माँ ने क्या किया, देखो कि विधवा माँ ने जोहर व्रत प्रथा का पालन करते हुए अपने आप को अग्निकुंड में समाहित कर लिया। और इस तरह राजौर पर मीर कासिम नहीं होगा, कासिम का कब्जा हो गया। इस तरह से क्या हो गया कि किसका कब्जा हो गया, तो अब मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा हो गया। अब देखिए हुआ कैसे कब्जा। अब जब राजौर पर हमला किया तो उस पहले तो शुरू में दाहिर का क्या छोड़ दिया, अंदर आने दिया, आओ और अंदर आओ और अंदर आओ। जब वो अंदर पहुंच गया, फिर जब राजौर पर लड़ाई हुआ कासिम के साथ, तो क्या हुआ कि अब वो हार गया। दाहिर हार गया तो उसको मार दिया मोहम्मद बिन कासिम। और जो उसकी वाइफ थी, उसकी वाइफ भी क्या की कि जोहर व्रत का प्रथा का पालन करते हुए वो भी मर गए। जोहर व्रत क्या होता है कि अपने आप को अग्निकुंड में समाहित कर देना। ठीक है, और ये प्रथम महिला थी जिसने कि जोहर व्रत का पालन करते हुए अपने आप को अग्निकुंड में समाहित कर ली थी। ठीक है, और इसी प्रथा का पालन किसने किया था, इसी व्रत का पालन तो रानी पद्मावती ने किया था। राणा रतन सिंह की वाइफ थी जो। ठीक है, 1303 में शायद ये होता है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत में जब हम लोग पढ़ेंगे तब ये देखेंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ब्राह्मणवाद का युद्ध देखते हैं। ठीक है, यह युद्ध जयसिंह और कासिम के बीच हुआ था, किंतु विश्वासघात के कारण जयसिंह पराजित हो गया। विश्वासघात के कारण क्या हो गया, जयसिंह किसका बेटा है, ये दाहिर का ही पुत्र था। ठीक है, लेकिन ये पराजित हो जाता है विश्वासघात के कारण। ठीक है, कासिम ने यहाँ का कोस तथा दाहिर की दूसरी विधवा पत्नी रानी लोडी और 2 पुत्रियां सूर्य देवी और परिमल देवी को अपने कब्जे में ले लिया। और कासिम ने क्या किया कि सूर्य देवी, परिमल देवी और रानी लोडी जो कि दाहिर की दूसरी वाइफ थी को कब्जे में ले लिया। खलीफा सुलेमान के पास भेज दिया और कासिम ने यहाँ 17 वर्ष के ऊपर सभी लोगों की हत्या करवा दी और लगभग 6000 लोग मारे गए। 17 वर्ष के ऊपर सभी लोगों की हत्या करवा दी और 6000 लोग लगभग क्या होगा, मारे गए। और सूर्य देवी, परिमल देवी को किसके पास भेज दिया, तो खलीफा सुलेमान के पास भेज दिया। अब ये सुलेमान जो रहता है, अब हम लोग पहले बात कर चुके थे कि खलीफा कौन था, अल वलीद था। अब यहाँ सुलेमान का बात कर रहे हैं। तो होता क्या है कि इसी बीच अल वलीद मारा जाता है और अल वलीद के मर जाने के बाद सुलेमान, उसका भाई रहता है, वो खलीफा बन जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे की कहानी हम लोग आगे देख रहे हैं। उसके बाद आलोर विजय। मोहम्मद बिन कासिम ने जब आलोर पर आक्रमण किया तो प्रारंभ में आलोर के निवासियों ने उसका सामना किया, किंतु अंत में विवश होकर उसको भी क्या करना होगा, आत्मसमर्पण कर देना पड़ा आलोर के निवासियों को भी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का प्रभाव देखते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जहाँ जहाँ अधिकार करता रहा, वहाँ वहाँ लोगों से ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवाता रहा। ठीक है, जहाँ जहाँ वो अधिकार करता, क्या करता, इस्लाम धर्म कबूल करवाता। उसने जजिया कर लगाया। भारत में पहली बार जजिया कर लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम ही था। तो भारत में प्रथम बार जजिया कर किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन
कासिम ने लगाया था। उसने सबसे पहले जजिया कर सिंध प्रांत के देवल पर लगाया था। सबसे पहला जजिया कर किस पर लगाया था? तो सिंध प्रांत के देवल पर पहला जजिया कर लगाया था उसने। ठीक है। अच्छा, जजिया कर क्या होता है? तो ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक कर होता है जजिया कर। ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग, जजिया कर ब्राह्मण बच्चों और स्त्री अपंगों को कोने पर नहीं लगाया जाता था। ठीक है, मतलब जजिया कर जो है ब्राह्मण बच्चों स्त्री अपंगों पर नहीं लगाया जाता था। और जजिया कर मुस्लिमों से लिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक कर था। ठीक है, इसको हम लोग देख लिए हैं। भूमि कर 1/2 से 2/5 तक लिया जाता था। भूमि कर कितना था? 1/2 से 2/5 तक लिया जाता था। अच्छा, इसको याद करने का ठीक क्या है कि 1/2 याद रहेगा, ये हाफ है। ठीक है, अब 2/5 को कैसे याद करेंगे? ये 2 यहाँ चला गया। ठीक है, अभी सबको जोड़ देंगे, 2 ये 2 ये 2 4 हो गया, ये 1 5। तो 1/2 से 2/5 तक क्या लिया जाता था? भूमि कर लिया जाता था। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए कि भारतीयों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह आगंतुक मुसलमानों का अनिवार्य रूप से आतिथ्य करे और जनता में असंतोष था। हिंदुओं की स्थिति बहुत खराब थी। हिंदुओं की स्थिति कैसी थी? तो उस वक्त बहुत खराब थी और उनसे क्या अपेक्षा की जाती थी कि जो मुसलमान आ रहे हैं भारत में उसका वो आतिथ्य करे, स्वागत करे। राजकीय न्यायाधिकरणों का काम हिंदुओं से धन ऐंठना था, उनका अपराध धर्म परिवर्तन कराना था। क्या काम था? तो जो राजकीय न्यायाधिकार थे तो उनका नाम क्या था? हिंदुओं से धन ऐंठना था और अपराध धर्म परिवर्तन कराना ही उनका कार्य था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कासिम का वापस लौटना और उसकी मृत्यु। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। मोहम्मद बिन कासिम भारत में अरब साम्राज्य के आगे विस्तार की तैयारी कर रहा था। उसी बीच क्या होता है? जो खलीफा अल वलीद की मृत्यु हो जाने पर अल वलीद का छोटा भाई सुलेमान खलीफा बन जाता है। इससे पहले हम बताएं कि अल वलीद जो है मर जाता है और फिर उसका छोटा भाई सुलेमान रहता है, वो खलीफा बन जाता है। लेकिन ये जो सुलेमान रहता है ना, उसके बाद देखिए अल हज्जाज का परम शत्रु रहता है ये, और अल हज्जाज को पहले वो क्या करता है? मार देता है। और फिर उसका सबसे करीबी रिश्तेदार, अब उसका सबसे करीबी रिश्तेदार कौन था? अल हज्जाज का। हम लोग पढ़े ना कि जो मोहम्मद बिन कासिम था वो क्या था? अल हज्जाज का उसका भतीजा और दामाद भी था। जुबैदा के साथ उसने विवाह किया था, वो अल हज्जाज की पुत्री थी। ठीक है, तो उसका करीबी रिश्तेदार कौन हो गया? मोहम्मद बिन कासिम हो गया। तब उसको भी वो मारना चाहता था, इसलिए क्या किया उसने? मीर कासिम नहीं होगा, मोहम्मद बिन कासिम को मोहम्मद बिन कासिम को क्या किया कि वापस बुला लिया। किसने बुला लिया? तो सुलेमान ने बुला लिया। ठीक है, और उसको मेसोपोटामिया भेज दिया। और कहाँ भेज दिया उसको? मेसोपोटामिया भेज दिया, और वहाँ पर उसे कठोर यातनाएं देकर मार दिया गया। और मोहम्मद बिन कासिम को मेसोपोटामिया में कठोर यातनाएं देकर मार दिया गया। ठीक है, तो ये जो मत है, ठीक है, ये एक मत है। ठीक है, बहुत सारे इतिहासकार इस मत को मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो कि चचनामा जो रचित है उसके मत को मानते हैं। तो उसका मत क्या है? चलिए आगे देखते हैं। किंतु कुछ इतिहासकार चचनामा में लिखी बातों को भी सही मानते हैं। इसके अनुसार दाहिर की 2 पुत्रियां थी, सूर्य देवी और परिमल देवी। अभी हम लोग बात कर चुके हैं आगे में कि सूर्य देवी परिमल देवी को क्या करता है? मीर कासिम सुलेमान के पास भेज देता है। ठीक है, को जब सुलेमान के पास भोग करने के लिए पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि उनका तो भोग तो पहले ही मीर कासिम ने कर दिया है। इस पर सुलेमान ने क्रोध में आकर यह आज्ञा दी कि कासिम को बैल की खाल में लपेटकर उसके पास पेश किया जाए। ठीक है, ऐसा किसने आज्ञा दिया? तो सुलेमान ने आज्ञा दिया। जब उसे बैल की खाल में लपेट कर लाया गया तो खाल की गंध से उसकी मृत्यु हो गई।
तो क्या हुआ, बैल की खाल के ही गंध से उसका मृत्यु हो जाता है। और जब असलियत मुसलमान को पता चला तो दोनों लड़कियों को दीवार में चुनवा दिया और इस तरह झूठ बोलकर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए दोनों पुत्रियों ने अपने पिता दाहिर का बदला ले लिया। ठीक है, तो यही चचनामा में कहानी वर्णित है। और चचनामा का लेखक कौन है, तो अली अहमद है। ठीक है, इसका लेखक कौन है, अली अहमद के। डॉक्टर मुरलीधर जेटली के मुताबिक चचनामा सन 1216 में अरब सैलानी अली कौफनी अहमद ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है, तो अली अहमद के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अभ्यास प्रश्न पत्र कर लेते हैं, प्रश्न और उत्तर। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत पर अरबों का आक्रमण किस शताब्दी में हुआ था। तो भारत पर अरबों का आक्रमण किस शताब्दी में हुआ था, तो 8वीं शताब्दी में भारत पर अरबों का आक्रमण होता है। ठीक है, फिर नंबर 2 क्या है, भारत पर अरबों का आक्रमण और सिंध का इतिहास किससे मिलता है। तो भारत पर अरबों का आक्रमण और सिंध का इतिहास किससे, तो चचनामा से मिलता है। ठीक है, और चचनामा का लेखक कौन है, तो अली अहमद है। ठीक है, भारत पर अरबों का प्रथम सफल आक्रमण कब हुआ था, तो 712 में हुआ था। भारत पर प्रथम अरबी आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। भारत पर मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था, तो राजा दाहिर था। अरबों पर भारत पर आक्रमण करने का कारण क्या था, तो पहले ही बता चुके हैं कि इसका 2 ही कारण था मेन, इस्लाम धर्म का प्रचार करना और लूटपाट करना। ठीक है, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से छूट किन को प्रदान किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से छूट केवल ब्राह्मणों को, बच्चों को, स्त्रियों को और अपंगों को प्रदान किया था। मोहम्मद बिन कासिम के समय में भूमि कर कितना लिया जाता था, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि भूमि कर कितना लिया जाता था, 1/2 से 2/5 तक लिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अभ्यास प्रश्न भी कंप्लीट कर दिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताएं, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दें। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।